नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस एरा में। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर हमने बात की थी श्रीलंका में तमिलों और सिंहली से जुड़े हुए विवाद के विषय में। दोस्तों, आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि भारत का हस्तक्षेप किस तरह से श्रीलंका के इस आंतरिक विवाद पर हुआ और ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं और ज़रूरतें रहीं जिसके कारण भारत को वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों, हम लोग इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने, उस पर हमने किस बारे में बात की थी। हमने बताया था आपको कि वहाँ पर औपनिवेशिक काल से लेकर के वर्तमान स्थिति तक क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती रहीं। वहाँ के जो मूल निवासी सिंहली थे, उनके आंतरिक मामलों पर या उनके जो देश था वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय तमिलों को प्रवेश कराना पड़ा मजदूरी के लिए, और उन्होंने काम करना शुरू किया। कैसे कैसे लिट्टे की शुरुआत हुई, या एक लिट्टे एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान सकते हैं आप। इसने वहाँ पर काम करना शुरू किया और इस तरह से काम होता बढ़ता चला गया और दिक्कतें बढ़ती चली गईं। भारत ने भी वहाँ पर हस्तक्षेप किया। इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा वेब सीरीज़ को, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिखाई गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थीं और वो चाहती थी कि वो इस विषय पर लगातार हस्तक्षेप करती रहें। देखिए देखिए दोस्तों, इसके विषय में ये बातें जो कही जा रही हैं वो इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि भारत ने जो श्रीलंका के इस आंतरिक मामले पर या आंतरिक संघर्ष में जो हस्तक्षेप किया था, इसके पीछे दो कारण हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। दो कारण सबसे स्पष्ट हैं। वो दो कारण क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि भारत एक एशिया का एक बहुत बड़ा देश है, जो न केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है या उभर चुका है, बल्कि वह एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर चुका है। उसके बाद भारत ये चाहता है कि उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे बने रहें। यदि उनसे किसी के साथ भी उनके रिश्ते ख़राब होते हैं तो वह अन्य देशों के जो प्रभावी देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा वहाँ पर आने का। तो भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि जो अन्य पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, शक्तिशाली देश हैं, वो उसके अन्य छोटे छोटे देशों पर आकर के अपना अधिकार या वर्चस्व स्थापित करें, क्योंकि जितने भी छोटे देश हैं उनको आवश्यकता होती है कई सारी चीज़ों की। यदि सहायता के स्वरूप में या सहायता के रूप में भारत वहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो फिर वो चाइना की ओर बिल्कुल रुख करेंगे। तो एक ये सबसे बड़ी भारत के सामने एक ये चुनौती थी, और आज भी है। आज भी अगर आप देखें तो आपके सामने आपको दिखाई देगा कि भारत के सामने आज भी ये एक चुनौती बनी हुई है। इसीलिए कई जगहों पर भारत तुरंत सहायता के रूप में काम करना शुरू कर देता है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो भारत के लिए ये थी कि वो श्रीलंका के इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे। यदि वो नहीं करेगा तो उसे चीन के बदले में अपनी को हारना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो ये रही है कि आपको पता है कि श्रीलंका के जो ये आंतरिक विवाद शुरू हुआ था, ये भारतीयों के कारण ही शुरू हुआ था, क्योंकि भारतीय तमिल ही वहाँ पर ले जाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जब भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया तो भारतीयों की इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ पर वैसे भी हो ही गई थी अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुई शुरू हुई? क्योंकि देखिए, संस्कृतियाँ होती हैं आपसी, जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, वो सब एक होता है। चाहे वो श्रीलंकाई तमिल रहे हों, चाहे वर्तमान में जो तमिलनाडु में रहने वाले जो तमिल रहे हों, उनका जो रहन सहन, खान पान, बोल चाल वो लगभग समान ही है। तो ऐसे में उनका जो आपसी प्रेम है, एक लगाव है, वो तो बराबर वैसे ही बना रहा। और जब वो वैसे ही बना रहा तो भारत के अंदर जो है, ये जो जितने भी लोकल जो तमिल जो लोग थे, उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया सरकार के ऊपर कि वो वहाँ के जो मामले में है, वहाँ की जो समस्याएं हैं तमिलों से जुड़ी हुई, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू करें। तो ऐसी स्थिति पे भारत को वहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए जो है दबाव बनाया गया, और उसके कारण भारत को वहाँ पर जाना पड़ा। देखिए, ये जो कहानी है, कहानी का मतलब ये है कि यदि आपको कहानी के रूप में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो कहानी है ये इस तरह से चल रही है कि आज़ादी के जस्ट बाद से ही भारत को वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बात करना शुरू कर दिया गया था। तो सबसे पहली बार जो जो दिखाई देती है, सबसे पहली बार जो बात की गई 1964 में, जो भारत के प्रधानमंत्री सर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमावो भंडार नाइके, इनके बीच में एक समझौता हुआ था 1964 यानी 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमावो भंडार नाइके, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ था।
तो ये सबसे पहला समझौता एक तरीके से आप कह सकते हैं इस विषय पर। इसमें क्या हुआ था कि ये बातें हुई कि जो श्रीलंका में जो भारतीय मूल के लगभग 9,75,000 के आसपास तमिल लोग रह रहे थे, ये जिनको किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका भी उनको अपना मानने से इनकार कर रहा था और भारत भी उनको मानने से इनकार कर रहा था। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। 9,75,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो समझौता हुआ उसमें ये बातें हुई कि वो जिस भी देश में रहना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो रह सकते हैं। तो ऐसे में लगभग 4.6 लाख यानी 4.6 लाख भारतीय तमिल जो हैं वो भारत में आकर के आधिकारिक तौर पर रहने लगे, उनको नागरिकता भी दे दी गई। बाकी 1982 तक जो लोग भी भारत में आ गए थे उनको नागरिकता दे दी गई, लेकिन उसके बाद जो है जो लोग आना चाहते थे उनको नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया। तो फिर से समझिएगा कि 9,75,000 लोग वहाँ पर थे, जिसमें से 4.6 लाख तमिल लोग भारत में आकर के रहने लगे और उनको नागरिकता भी दे दी गई। लेकिन उसके बाद से जो लोग भारत में आना चाहते थे वो लोग नहीं आ पाए, और आ भी गए तो उनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब 2019 में हमारे देश में नागरिकता संशोधन जो एक कानून लाया गया था, उसमें हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पड़ोसी जो देश से थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ के रहने वाले जो भी अन्य धर्म के लोग थे उनको नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी। लेकिन वहाँ पर श्रीलंका में जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, श्रीलंका से आए जो तमिल भारतीय भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई। और आपको मैं बताऊँ, तमिलनाडु में 107 शरणार्थी शिविर हैं, जिसमें 19,000 परिवार वर्तमान में रह रहे हैं। ये 2019 के आंकड़े हैं और ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसलिए आप फिर से सुनिएगा कि 160 शरणार्थी शिविर हैं वर्तमान में तमिलनाडु में, जो श्रीलंका से आए हुए तमिल हैं भारत में, और उसमें से 19,000 परिवार वर्तमान में रह रहे हैं, जिसमें 60,000 टोटल लोग हैं। तो ये छोटी मोटी आंकड़े नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बिना नागरिकता के वर्तमान में भारत में रह रहा है श्रीलंका से आकर के। तो वो लोग ये मांग भी कर रहे थे उस वक्त पर कि भैया हमको जो है आप नागरिकता प्रदान कर दीजिए, लेकिन उसके विषय में उस नागरिकता कानून में कोई भी बात नहीं करी गई थी। खैर, ये तो हम लोग अलग चले गए, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो वापस अपने फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने बात करना शुरू किया गया था और इस पे बात हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी भी इसमें इन्वॉल्व रहीं, वो भी काम करती रहीं, उन्होंने भी लगातार प्रयास किए कि चीज़ें जो हैं अच्छे ढंग से बनती रहें। लेकिन जो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से भारत ने इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया वो 1987 में, 1987 में भारत की जो सरकार थी उसने वहाँ के जो है आंतरिक मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया। वो कैसे हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के सपोर्ट में भारतीय तमिल पूरी तरीके से थे, तब भी थे और आज भी हैं। तो जब उनका दबाव बनना शुरू हुआ भारत सरकार पर, तो 1987 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी सर, उन्होंने जाफना एक जगह है श्रीलंका में जो उत्तरी श्रीलंका में पाई जाती है, और वो आप कह सकते हैं कि जो लिट्टे का गढ़ था, लिट्टे का गढ़ के रूप में काम करती थी। तो श्रीलंका की जो सरकार थी, श्रीलंका की जो सेना थी, उसने 1987 में वहाँ पर पूरी तरीके से ये दावा किया कि उन्होंने वहाँ पर अधिकार कर लिया है जाफना में। तो जब ऐसी बातें पता चली भारत में फैली, तो भारत की जो तमिल थे उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया और भारत को प्रत्यक्ष रूप से सीधा तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ी। और भारत ने क्या किया, वहाँ पर जाकर के जो रहने वाले तमिल थे उनको राहत सामग्री पहुँचाना शुरू किया। तो ये जो है एक ऐसी चीज़ रही कि बिना श्रीलंका सरकार के मतलब फुली परमिशन के भारत ने वहाँ पर लगातार राहत सामग्रियाँ पहुँचाईं। वहाँ पर जो रहने वाले जो तमिल थे उनके सपोर्ट में काम करना शुरू किया और काफ़ी कुछ करना शुरू किया। और यही काफ़ी नहीं था, उसके बाद 1987 में ही जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे जयवर्धने, उनके बीच में एक समझौता भी हुआ। इस समझौते के अंतर्गत जो श्रीलंका में जो तमिल भाषा जो थी उसको भी आधिकारिक दर्जा दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही भारत की और जो तमिल थे वहाँ पर उनके लिए कि उनकी जो भाषा है तमिल, उसको भी आधिकारिक दर्जा दे दिया गया। तो ये जो है तमिलों के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि के रूप में हुई और भारत भी जो है इसमें इन्वॉल्व रहा और बड़ी खुशी की बात रही कि तमिल भी भारत के सपोर्ट में आ गए। लेकिन क्या ये इतना काफ़ी था? नहीं, ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि
यहाँ पर भारत को जो सबसे बड़ी चीज़ शुरू हुई वो ये हुई कि क्योंकि जब वहाँ पर न केवल लिट्टे था, आप ये समझिए कि लिट्टे ही एकमात्र उग्रवादी दल नहीं था, वहाँ पर ऐसे कई सारे दल बने हुए थे। तो भारत ने जब उनकी जो तमिल भाषा को वहाँ पर आधिकारिक दर्जा दिलवा दिया, तो ऐसे में उन सभी लोगों ने भारत के शांति रक्षक दल, यानी शांति रक्षक दल क्या एक बल है, एक सेना के रूप में काम कर रहा था। भारत ने वहाँ पर अपनी सेना भेजी थी श्रीलंका में। तो उस सेना के सामने उन सभी उग्रवादी दलों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन लेकिन लिट्टे ने ऐसा नहीं किया। लिट्टे ही एकमात्र ऐसा दल रहा जिसने अभी भी ये बात मान के रखी थी कि राजीव गांधी सही नहीं कर रहे हैं, और राजीव गांधी का उन्होंने विरोध करना जारी रखा। जब उन्होंने उनका विरोध करना जारी रखा तो भारत का जो शांति रक्षक बल था उसने वहाँ पर उनके खिलाफ एक कठोर कार्रवाइयाँ करना शुरू किया। इनके बीच में लगातार युद्ध होते चले गए, और भारतीय सेना जो थी वो श्रीलंका में लगातार रह रही थी, और उनके बीच में युद्ध लगातार चलता गया। 3-4 साल तक युद्ध चलता गया। और ऐसा भी कहा गया कि जो भारतीय सेना थी उसने जो है वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया है। ऐसे यूएन में कई तरह के मामले भी आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ऐसे मामले उछाल में आए थे कि भारतीय सेना वहाँ पर जो है वो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। खैर, इन बातों में अभी कुछ बात नहीं कर सकते, जो बातें मेन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी बातें होना शुरू हुई। तो जब भारतीय सेना वहाँ पर लगातार 3-4 साल से लिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, सरकार जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो इस बात से खुश नहीं थी, और जो श्रीलंका की लोकल पब्लिक थी वो भी इस बात से खुश नहीं थी कि एक दूसरे देश की सेना उनके देश में बिना परमिशन के रह रही है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भारतीय सेना का विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन राजीव गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो अपनी सेना को वापस लेके जाएंगे। लेकिन समय बदला। 1989 में भारत में नई गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया। यह निर्णय बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि भारतीय सेना जो 3-4 साल से लिट्टे के खिलाफ काम कर रही थी वो वापस आकर के फिर से भारत में रहने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारत की जो लिट्टे खिलाफ मुहिम थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन अब वर्तमान में जो राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, 1991 में चेन्नई के अंदर राजीव गांधी एक सभा कर रहे थे, और वहाँ पर वो कुछ लोगों से मिल रहे थे। तभी लिट्टे की एक महिला अपने शरीर पर बम लगा करके आती है, और वो वहाँ पर विस्फोट होता है, और वो वहाँ पर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। न केवल राजीव गांधी की मृत्यु होती है बल्कि वहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये उनके द्वारा जो किए हुए पूर्व में जो कार्य थे उसका उनको परिणाम झेलना पड़ा। उनके क्रोध को, लिट्टे के क्रोध को उनको सहना पड़ा, और वो जो क्रोध था उनको अपनी जान दे करके गंवाना पड़ा। तो भारत के लिए सामने एक ये बहुत बड़ी क्षति थी। भारत ने अपना एक राजीव गांधी के रूप में एक अच्छा प्रधानमंत्री खो दिया था। लेकिन इससे भारत के अंदर एक क्रोध की ज्वाला, आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक अजीब सा क्रोध आ गया, और भारत ने जो अभी तक जो तमिलों के सपोर्ट में थोड़ा बहुत काम किया था, अब भारत खुल करके तमिलों के खिलाफ हो गया। भारत ने वहाँ पर उनके खिलाफ फिर से काम करना शुरू किया। लेकिन ये जो काम चलता गया, ऐसे में आपको बताऊं मैं एक बात और, कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में कई सारे मध्यस्थ देश भी यहाँ पर काम करने लगे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इससे जो है स्थितियाँ बहुत ख़राब हो रही हैं। लगभग 25 से 30 साल के आसपास का टाइम हो गया था वहाँ पर गृह युद्ध का श्रीलंका में, और इसका कोई हल भी नहीं निकल पा रहा था। चीज़ें बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुकी थी। तो ऐसे में कई सारे स्कैंडियन देश जैसे नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, इन लोगों ने वहाँ पर आपसी बातचीत कराने का भी काम किया। 2009 में, अंततः 2009 में श्रीलंकाई सेना ने पूरी तरीके से घेर करके जो तमिल लिट्टे थे, यानी जो प्रभाकरण थे, उनको वहाँ पर मार दिया गया। और फिर से एक बात चर्चा में ये आई कि जो लोग थे वहाँ के, उनके साथ बहुत सारे मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है। लिट्टे के जो प्रभाकरण थे, न केवल उनको मारा गया बल्कि उनके बच्चों को भी मारा गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। ख़त्म इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि अब मैं वर्तमान की बात में थोड़ा सा आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ कि वर्तमान में भी स्थितियाँ सुधरी नहीं हैं। यदि स्थितियाँ सुधर गई होती तो आज जो फैमिली मैन 2 आई है उसका विरोध नहीं हो रहा होता। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब से यह मूवी आई है तब से भारत में इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध होना शुरू हुआ है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था कि बाइकॉट
द फैमिली मैन टू। तो ऐसे में जो तमिल लोग हैं, हम लोग ये मान लें कि वहाँ पर स्थितियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 2009 में प्रभाकरण की मृत्यु के बाद से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये बातें हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक छुपी हुई ज्वाला है और ये लगातार वैसे ही उभर रही है। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि तमिल जो थे, श्रीलंकाई जो तमिल का सपोर्ट में जो भारतीय तमिल थे, वो इतने ज़बरदस्त सपोर्ट में थे, इतने ज़बरदस्त सपोर्ट में थे कि 2008 में जब श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के ठिकानों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था, तो भारत में जो आपने सुना होगा डीएमके के जो करुणानिधि जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, करुणानिधि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई सारे अपने विधायकों का इस्तीफा ले लिया था और उन्होंने जो केंद्र सरकार थी उसके ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि हम अपनी जो है समर्थन आपसे वापस ले लेंगे यदि आपने वहाँ पर हस्तक्षेप करना नहीं शुरू किया। तो आप ये समझिए कि वहाँ के आंतरिक मामलों के सपोर्ट में भारतीय जो तमिल थे वो इतने ज़बरदस्त सपोर्ट में थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया और केंद्र सरकार पर दबाव भी बना दिया कि हम अपना समर्थन वापस करके आपकी सरकार को गिरा देंगे। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितना ज़बरदस्त समर्थन है लोगों को, कितना ज़बरदस्त प्यार है लोगों को। और ऐसे में आज भी ये एक ज्वाला है, वो सुलगी हुई नहीं है, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गई है और चीज़ें कुछ भी फिर से वापस वैसे ही हो सकती हैं। ऐसे में दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस मामले पर गौर करते हुए आगे की चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये टॉपिक आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कुछ सुझाव देने हैं या कुछ और बोलना हो तो ज़रूर बोलिएगा, और अगला टॉपिक के विषय में भी आप अगर सुझाव दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।